हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं फाइनली आपका 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 10, जो कि है आपका लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है स्पेस मिशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो यस गाइस, आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपके 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 10, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है स्पेस मिशन। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट करते हैं अपने इस लास्ट चैप्टर को। इसके बाद आपके 10th स्टैंडर्ड के साइंस 1 के सारे ही चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो हो जाएंगे कंप्लीट, राइट। तो चलिए फिर किस बात की देरी, स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि जो स्पेस मिशन है बेसिकली उसका रोल क्या है, क्या है ये स्पेस मिशन। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे आर्मीज में हम लोग बोलते हैं ना आर्मी मिशन। किचन में जब मम्मी काम करती है तो मम्मी बोलती है किचन मिशन, है ना। स्टडीज में जब आप लोग स्टडी करते हो तो आप लोग बोलते हो स्टडी मिशन, स्कूल मिशन, कॉलेज मिशन, है ना, रूरल मिशन। ऐसे बहुत सारे मिशंस होते हैं। मिशंस मतलब ही एक वो टारगेट, एक वो प्लान जो आपको वर्क करना है, जिसपे आपको वर्क करना है, दैट इज मिशन। और बेसिकली अब ये जो मिशन है ना, इसका नाम है स्पेस मिशन। मतलब जाहिर सी बात ये है भाई कि ये जो यहाँ पे आप लोग जो भी करने वाले हो, तो बेसिकली जैसे जो भी मिशन है ये मतलब जो भी टारगेट है वो आप लोग करवाने वाले हो टू द स्पेस। मतलब थ्रू द स्पेस का मतलब ये हुआ कि स्पेस की हेल्प से। स्पेस मतलब ये आप सभी को पता है, अंतरिक्ष जो होता है जिसको हम स्पेस बोलते हैं, उस पर जो भी मिशन आप करवाने वाले हो दैट इज योर स्पेस मिशन, राइट। तो अब देखो बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया, एक सेकेंड, हाँ ओके। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया बेसिकली वो ये है कि अभी अगर आप देखते हो तो पहले के कंपैरिजन में अभी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ों के डेवलपमेंट हुए हैं। जैसे कि आप देखो, पहले आपके पास स्मार्टफोन नहीं था, बट अब आपके पास स्मार्टफोन है ना। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हुई है। उसके बाद में पहले आपके पास कितना बड़ा कंप्यूटर था, और अभी देखो आपके पास है मिनी साइज के लैपटॉप्स भी है और मिनी साइज के टैबलेट्स भी है, जिसपे आपके पूरा काम हो सकता है, राइट। इसी के अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें आपके पास में एट प्रेजेंट है जो पहले नहीं थी, राइट। फिर उसके बाद में आप सभी को ये भी याद रखना है कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च किए गए, राइट। और उनके थ्रू स्पेस मिशन करवाया गया। और स्पेस मिशन हर बार कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाता है। अब देखो, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दो टाइप के स्पेस मिशंस होते हैं। जो पहला टाइप का स्पेस मिशन होता है बेसिकली उसमें हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव इज पुट टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ फॉर रिसर्च एंड वेरियस अदर यूजफुल एप्लीकेशंस। मतलब जो पहला टाइप का स्पेस मिशन है, मतलब ही उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये था कि उससे हम लोग रिसर्च और यूजफुल एप्लीकेशंस को डेवलप कर सके। मतलब पहले देखो, स्पेस मिशन जो होते हैं बेसिकली उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे आप कुछ अगर स्टडी करते हो तो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है। कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि मुझे ये बनना है, कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि मुझे पुअर पीपल की हेल्प करना है, कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि मुझे कुछ अपने फैमिली के लिए करना है। तो ऐसे हर किसी के स्टडीज के कुछ ना कुछ मिशन होते हैं। जब हम कुछ भी काम करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ टारगेट होता है, राइट। तो स्पेस को अगर मिशन करवाना है, मतलब अगर आपको सैटेलाइट को स्पेस में भेजना है, तो बेसिकली उसके भी दो टाइप के ऑब्जेक्टिव्स है। जो पहला मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर आप चाहते हो कि एजुकेशन में रिसर्च हो, और बेसिकली बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है, न्यू एप्लीकेशंस, उनको आप डेवलप करें, तो वो भी पहला ऑब्जेक्टिव है आपके मिशन का। जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है आपके स्पेस मिशन का वो बेसिकली ये है कि आपको किसी ऑब्जेक्ट को बाहर भेजना है, और बाहर भेजने के बाद आपको उसका क्लोज ऑब्जर्वेशन करना है कि बेसिकली वो ऑब्जेक्ट कैसा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में ये वाले सारे किए गए थे कि मून पे वाटर है क्या, मार्स पे वाटर है क्या, मार्स अंदर से कैसा है, क्या हम मार्स के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे, क्या हम मून के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कौन बताएगा, सैटेलाइट ही बताएगा। तो वो सैटेलाइट जो है वो क्लोज ऑब्जर्वेशन करेगा, क्लोजली ऑब्जर्व करेगा मार्स को, मून्स को, और उसके बाद में वो आपको बताएगा। तो कहना मुझे यहाँ पे ये है कि ऑब्जेक्टिव दो टाइप के। पहला ऑब्जेक्टिव
जिससे आप अर्थ के अंदर में क्या क्या रिसर्च हो सकती है उसको बता सके, और अदर यूजफुल एप्लीकेशंस को, जैसे कि कॉलिंग की टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी। और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्स पे, मून पे, है ना, उसके बाद में वीनस पे, जुपिटर पे उनका क्लोज ऑब्जर्वेशन करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ऐसे टोटल 2 ऑब्जेक्टिव है। चलिए अब देखते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन की। मतलब बेसिकली जो भी आपका स्पेस मिशन है, क्यों वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या हमको उससे बेनिफिट मिलेगा, अभी हम लोग वो देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि आपका जो वर्ल्ड है ये एक ग्लोबल विलेज के जैसा है। रीज़न ये है क्योंकि अब जो है बेसिकली स्पेस मिशन जो है वो हो रहा है। स्पेस मिशन के वजह से जब आप स्पेस में सैटेलाइट्स को भेजते हो, जब आप स्पेस का मिशन करवाते हो, राइट, तो बेसिकली वर्ल्ड जो है ये एक ग्लोबल विलेज के जैसा आपको दिखने लगता है, राइट। सेकेंड थिंग ये है, वी कैन कॉन्टैक्ट द पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ सेकेंड। जैसे पहले अगर आप सभी को पता है कि पहले हम लोग खत भेजते थे, है ना, पहले हम लोग एनवलप्स में डाल के चिट्ठियाँ भेजते थे एक गांव से दूसरे गांव, और वो चिट्ठी एक गांव से दूसरे गांव पहुंचने के लिए 1 महीना लगता था, 1 से 2 महीना लगते थे, राइट। बट अभी क्या हो गया, अभी अगर आपको किसी पर्सन से कांटेक्ट करना है जो आपसे कोसों दूर है, अगर वो फॉरेन में भी है या वो इंडिया के किसी भी जगह पर है, तो आप उससे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो 1 सेकेंड के अंदर में, राइट। तो ये भी इसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, स्पेस मिशन की वजह से। स्पेस मिशन का ही तो नतीजा है कि हम लोग आज के ज़माने में स्मार्टफोन को यूज़ कर पा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, यू नो ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट। बेसिकली आप सभी को पता है कि इंटरनेट के बिना आपका कोई भी काम नहीं हो सकता। आज अगर आपको छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आपको बड़े बड़े बुक्स सर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास होता है गूगल बाबा, पता है ना। जो गूगल बाबा है उसको मैं सैल्यूट करती हूँ भाई, क्योंकि इस गूगल बाबा की वजह से, इस गूगल बाबा की हेल्प से आप वो सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो इंटरनेट पर, राइट। वैसे तो गूगल जैसे और भी बहुत सारी फ्लाइन है, बट सबसे ज़्यादा अगर कोई यूज़ करते हैं हम लोग तो वो गूगल यूज़ करते हैं, राइट। तो इंटरनेट जो होता है बेसिकली, आप इंटरनेट्स की वजह से कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए वो फिंगर टिप्स मतलब तुरंत मिल सकती है। इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू गेट एडवांस अलर्ट अबाउट नेचुरल कैलामिटीज़। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर किसी प्लेस पे सपोज अर्थक्वेक आने वाला है ना, भूकंप आने वाला है, या फ्लड्स आने वाले हैं, या टाइड्स होने वाली है, या साइक्लोन आने वाला है, तो आपको वो चीज़ के बारे में पहले से ही एडवांस अलर्ट मिल जाता है। भारी बारिश होने वाली है किसी एरिया में, तो पहले से ही आपको एडवांस अलर्ट मिल जाता है। क्यों? स्पेस मिशन की वजह से। तो सोचो स्पेस मिशन कितना इम्पोर्टेंट है। आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो, आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो और आपको एडवांस अलर्ट मिल जाती है, राइट। अब हम लोग देख रहे हैं और कुछ उसके नीड और इम्पोर्टेंस। इसके इम्पोर्टेंस और नीड तो भाई बहुत सारी है, बट अभी हम वही डिस्कस कर रहे हैं जो बुक में दिया है, क्योंकि वही आपके काम का है। ड्यूरिंग द वार इट इज पॉसिबल टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्शंस ऑफ एनिमी थ्रू एरियल सर्वेलेंस। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब वार होता था तो एक साइड में एक था जैसे चाइनीज और हम लोग, तो बेसिकली जब 2 लोगों के बीच में वार होता है तो एनिमी जो है मतलब जो हमारे दुश्मन है बेसिकली वो हमारे बारे में क्या प्लानिंग कर रहे हैं, किस पार्ट को उड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कौन सा नया प्लानिंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, है ना। कौन से वो लोग प्लान्स बना रहे हैं, कौन से वो लोग, है ना, अलग अलग टाइप के डिज़ाइन होते हैं ना कि ये बॉम्ब फोड़ेंगे, वो बॉम्ब एक्सप्लोड करेंगे। तो बेसिकली एरियल सर्वेलेंस के थ्रू, मतलब सैटेलाइट को आप एयर में भेज के एरियल सर्वेलेंस के थ्रू पता कर सकते हो कि बेसिकली एनिमीज जो है ये आपके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या प्लान बना रहे हैं, और उसके थ्रू आपको पहले से ही अलर्ट मिल जाएगा। इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्लोर द फॉसिल रिजर्व्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि बेसिकली अभी हमारा वर्ल्ड तो भाई इतना बड़ा है ना, अर्थ इतना बड़ा है। अब अर्थ में हमको थोड़ी पता कि गोल्ड कहाँ पे मिलेगा, कॉपर कहाँ पे मिलेगा, आयरन कहाँ पे मिलेगा। तो ये सारे मिनरल अब भाई हर एक अर्थ का पार्ट तो एक्सप्लोर, हर एक अर्थ के पार्ट को एक्सप्लोर करना तो पॉसिबल नहीं है ना, कि आप जाएंगे सभी को पार्ट को खोदने लगेंगे और फिर देखेंगे कि कुछ है या नहीं है, कुछ नहीं रहेगा तो बंद कर देंगे, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करें? तो बेसिकली अगर आप सैटेलाइट को ऊपर भेजते हो तो सैटेलाइट आपको इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि सैटेलाइट तो अर्थ के पूरे पार्ट को ऑब्जर्व कर सकता है, राइट, क्योंकि वो बहुत ऊपर होता है, काफ़ी अच्छे हाइट पे होता है।
तो वो देख के बता सकता है आपको कि कहाँ पे आपको किस मिनरल की पॉसिबिलिटी है मिलने की, और बाद में फिर आप उसी जगह को खोदेंगे और उसी जगह पे आप लोग क्या करवाएंगे, उस मिनरल का एक्सप्लोरेशन करवाएंगे और आपको फॉसिल रिजर्व्स के बारे में भी आइडिया मिलेंगी। फॉसिल रिजर्व्स मतलब ही पेट्रोल है ना, डीजल, कैरोसिन, ये सब आपके फॉसिल रिजर्व्स तो है, नेचुरल गैस। तो इन सब के बारे में भी आपको स्पेस मिशन मतलब सैटेलाइट बताता है, मिनरल्स के बारे में भी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो चलिए देखते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट को। याद रखना, अ नेचुरल सैटेलाइट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, नेचुरल सैटेलाइट जो होता है ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के आजू बाजू में, अर्थ को सराउंडिंग में ऑर्बिट करता है, मतलब अर्थ के आजू बाजू घूमता है या कोई और प्लैनेट के आजू बाजू में घूमता है, वो आपका क्या होता है, नेचुरल सैटेलाइट होता है ना। जैसे कि मून भी आपका नेचुरल सैटेलाइट ही है। तो याद रखना, एक वो सैटेलाइट जो अर्थ के आजू बाजू में ऑर्बिट करता है और कोई और प्लैनेट के सराउंडिंग में ऑर्बिट करता है, बेसिकली वो तो आपका नेचुरल सैटेलाइट है। और आप सभी को पता है कि मून जो होता है वो नेचुरल सैटेलाइट है आपके अर्थ का। अर्थ, ये यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है कि याद रखना मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपके मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो रिवॉल्व होते हैं अराउंड द अर्थ, जिसको ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको मैन ने बनाया है जो अर्थ के आजू बाजू में या किसी और प्लैनेट के सराउंडिंग में ऑर्बिट करते हैं, ऐसे प्लैनेट को, ऐसे सैटेलाइट्स को आप लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। मतलब सैटेलाइट दो टाइप के, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट जो अपने आप होते हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मतलब वो सैटेलाइट जिनको मैन ने डिज़ाइन किया है, राइट। अब आपको ये भी याद रखना है कि जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसका नाम है स्पुतनिक। बहुत बार पेपर में यहाँ से एमसीक्यू आता है, तो याद रखना कि फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम स्पुतनिक है और बेसिकली इसको स्पेस में भेजा गया था बाय सोवियत नेशन। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि स्पुतनिक को किसने स्पेस में भेजा था, तो याद रखना सोवियत नेशन में। और कभी कभी उसका ईयर भी पूछा जाता है, तो आपको ये तीनों ही चीज़ें याद रखना है। और ये फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये भी याद रखना है। तो क्वेश्चन एमसीक्यू में फर्स्ट से भी आ सकता है, स्पुतनिक नेम से भी आ सकता है, सोवियत यूनियन से भी आ सकता है और 1957 से भी आ सकता है। और ये है वो स्पुतनिक का पिक्चर। अब हम लोग देख रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन सैटेलाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू, मतलब बेसिकली ऐसा नहीं कि ये सैटेलाइट है ये नहीं है, सारे के सारे ही आपके सैटेलाइट ही है, सारे के सारे ही आपके सैटेलाइट है। बट आपने सैटेलाइट्स को क्लासीफाई जो किया है ना, वो किया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो सभी सैटेलाइट का काम अलग अलग है, नो डाउट सारे ही आपके सैटेलाइट है, बट सारे ही सैटेलाइट होने के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये सारे के सारे सैटेलाइट जो है इनको आपने क्लासीफाई किया है फंक्शंस के हिसाब से। फंक्शन मतलब हर एक सैटेलाइट का कुछ अलग काम होता है। तो सबसे पहला है, ये सारे फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से रट्टा मार लेने हैं। ये सारे फुल फॉर्म में से पेपर में एमसीक्यू भी आ सकता है, वन वर्ड भी आ सकता है, कोरिलेशन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो पहला अपन लोग देख रहे हैं इनसैट। इनसैट का जो नाम है, बेसिकली इस इन का मतलब होता है इंडियन, एस का मतलब आई का मतलब होता है इंडियन, एन का मतलब होता है नेचुरल और इस एसएटी का मतलब होता है सैटेलाइट। तो इनसैट मतलब आई मतलब इंडियन, एन मतलब नेशनल और एसएटी मतलब सैटेलाइट, ठीक है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। GS80 जो है बेसिकली उसका नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। सारे सैटेलाइट्स के नेम आपको पता रहने चाहिए। फुल फॉर्म IRNSS, इसका फॉर्मूला है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये सभी फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से रट्टा मार लेने हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट को और बेसिकली उनके रोल को। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट और उनके रोल को। तो सबसे पहला है वेदर सैटेलाइट, मतलब एक ऐसा सैटेलाइट जो आपको प्रेडिक्ट करके देता है वेदर के बारे में। जैसे अगर आपको पता करना है कि भाई कल बारिश आएगी या नहीं आएगी, है ना, तो देखो आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश आने वाली है या नहीं आने वाली है।
बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने वाली है क्या, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है क्या, एटमॉस्फेयर का नेचर कैसा रहेगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको जो सैटेलाइट बताता है उसका नाम क्या है, वेदर सैटेलाइट। उसका नाम वेदर इसलिए क्योंकि इट इज़ गिविंग यू इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर। सो बेसिकली उसका नाम ही है वेदर सैटेलाइट। और वेदर सैटेलाइट का एग्जाम्पल है इनसाट एंड GS80। ठीक है, ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। तो वेदर सैटेलाइट के एग्जाम्पल्स कौन से हैं, इनसाट एंड GS80। और इसको लॉन्च किसने किया है, GSLV। तो बस आपको ये सब याद रखना है कि वेदर सैटेलाइट मतलब वो सैटेलाइट जो आपको वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जिसको डिज़ाइन किया है इनसाट और GS80 ने मिलके, और इसका लॉन्चर है GSLV। सेकेंड है आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब वो सैटेलाइट बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब ही डिफरेंट लोकेशंस के बीच में, जैसे कि सपोज अगर मुझे किसी मेरे रिलेटिव को कॉल करना है, राइट, तो बेसिकली कॉल जब जा रहा है तो हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है। जिससे भी मैं बात करने वाली हूँ मेरे रिलेटिव से जो बहुत दूर पे है, सपोज समझ लो कि वो उड़ीसा पे है और मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ, और मैं महाराष्ट्र नागपुर से और वो उड़ीसा से है। तो बेसिकली जब हम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन, राइट, तो जो सैटेलाइट वहाँ पे रोल प्ले करेगा दैट इज़ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो याद रखना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस इन दी वर्ल्ड। इनसाट और GS80 जो होते हैं ये दोनों ही आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। याद रखना, इनसाट और GS80 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इनका भी लॉन्चर है GSLV। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, टेलीकास्टिंग ऑफ टेलीविज़न प्रोग्राम्स। जैसे कि अगर आप सेटअप बॉक्स लगाते हो या आपने दूरदर्शन का चैनल देखा होगा, राइट, तो सेटअप बॉक्स, फ्री डिश, दूरदर्शन का चैनल, तो बेसिकली ये जो टेलीविज़न के प्रोग्राम्स हैं इनको टेलीकास्ट करने के लिए हम लोग कौन से सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। तो याद रखना, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट बेसिकली टेलीकास्टिंग ऑफ टेलीविज़न प्रोग्राम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और इनसाट और GS80 जो है ये ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट के एग्जाम्पल्स हैं और इसका लॉन्चर कौन है, GSLV। तो याद रखना कि इनसाट और GS80 जो है ये आपके ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट है और इनका लॉन्चर है GSLV। नेक्स्ट है आपका नेविगेशनल सैटेलाइट, फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ इट्स वेरी प्रिसाइज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। मतलब अगर आपको किसी प्लेस को नेविगेट करना है, अगर आपको किसी प्लेस के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू इट्स लैटिट्यूड, रिलेटेड टू इट्स लॉन्गिट्यूड, ये सब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, है ना, अर्थ के सरफेस से उसका कितना डिस्टेंस है ना, तो वो सारी लोकेशन के बारे में कोई भी लोकेशन होंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे अगर सपोज मैं बात करूँ तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोकेशंस हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मुझे उस लोकेशन के बारे में नेविगेट करना है, उसके लैटिट्यूड, उसके लॉन्गिट्यूड कंटिन्यूसली मुझे देखना है, तो फॉर दैट वी यूज़ नेविगेशनल सैटेलाइट। एंड एग्जाम्पल ऑफ द नेविगेशनल सैटेलाइट इज़ IRNSS और इसका लॉन्चर है PSLV। ऐसा नहीं कि मैं सैटेलाइट का नाम यूज़ कर लूँगा तो लॉन्चर को ही मैं याद नहीं रखने वाला, ऐसा नहीं भाई। आपको अगर पेपर में नेविगेशनल सैटेलाइट आ गया और पूछा गया उसका एग्जाम्पल बताओ तो IRNSS, और अगर आपको ये पूछा गया कि IRNSS का लॉन्चर कौन है तो आपको याद रखना है PSLV। या तो पेपर में अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि IRNSS जो है वो कौन सा सैटेलाइट है तो आपको याद रखना है नेविगेशनल। क्वेश्चन लेफ्ट टू राइट भी आ सकता है, टॉप टू बॉटम भी आ सकता है और राइट टू लेफ्ट भी आ सकता है, कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है। तो बेटर होगा कि आप एक चार्ट बना लो जिसमें सारी चीज़ें एक साथ में लिखी हो। नेक्स्ट है मिलिट्री सैटेलाइट। मिलिट्री सैटेलाइट के एज सच हमारे बारे में कोई भी हमारे पास में नाम नहीं है, लेकिन याद रखना ये आपको मिलिट्री के बारे में, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। फिर नेक्स्ट है अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट मतलब ऐसे सैटेलाइट जिससे हम लोग अर्थ को ऑब्जर्व करने वाले हैं। फॉरेस्ट की स्टडी, डेजर्ट्स की स्टडी, रेगिस्तान की, ओशंस की, पोलर आइस की स्टडीज़, एक्सप्लोरेशन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की स्टडी, ऑब्जर्वेशन नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फ्लड, अर्थक्वेक। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट से करने वाले हो। आपको ये भी याद रखना है कि जो भी आपका अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है बेसिकली उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है IRS, और IRS का लॉन्चर कौन है, PSLV। समझ गए ना। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं ऑर्बिट ऑफ अर्थ सैटेलाइट। ठीक है,
चलिए तो अब हम लोग देखते हैं ऑर्बिट ऑफ अर्थ सैटेलाइट को। तो आपको बस इतना ही इसमें याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं याद रखने लायक। तो बस आपको यही याद रखना है कि द फंक्शन ऑफ सैटेलाइट डिसाइड द हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ। मतलब बेसिकली सैटेलाइट का फंक्शन क्या है, सैटेलाइट का काम क्या है, उस हिसाब से सैटेलाइट की हाइट को डिसाइड किया जाता है। क्योंकि कोई सैटेलाइट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर की हाइट पे होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे हाइट पे होता है फ्रॉम द अर्थ, और कुछ सैटेलाइट जो होते हैं वो अर्थ से काफ़ी क्लोज होते हैं। तो यहाँ पे रीज़न क्या है कि बेसिकली जो भी सैटेलाइट की आपकी हाइट रहेगी वो बेसिकली आपके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी कि सैटेलाइट का रोल क्या है। जैसा सैटेलाइट का फंक्शन रहेगा उस हिसाब से हम हाइट को डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद में नेचर ऑफ ऑर्बिट भी आपका सैटेलाइट ही डिस्कस करता है, डिसाइड करता है। सैटेलाइट का फंक्शन ही डिसाइड करेगा उसके नेचर को, कौन से ऑर्बिट में वो रोटेट रिवॉल्व करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में, कितने हाइट पे वो रहेगा, कितना मास उसका रहेगा, ये सारी चीज़ें उसका फंक्शन डिसाइड करता है। जैसा काम वैसा ही उसका नेचर रहेगा, वैसा ही ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेगा, उतनी ही उसकी हाइट रहेगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देख रहे हैं। बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम्स इक्वल्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट। तो देखो यहाँ पे आप लोगों ने बेसिकली क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जब सैटेलाइट ऊपर जाता है तो दो टाइप के फोर्स एक्ट करते हैं। सबसे पहला फोर्स जो होता है बेसिकली वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेकेंड होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ऐसे दो टाइप के फोर्सेस रहते हैं, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखना कुछ समय के बाद जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, जब स्टेबिलिटी आ जाती है, जब स्टेडी स्टेट आ जाता है, तो जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इक्वल हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है ये आप लोगों ने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है mv²/r, ठीक है। मैंने यहाँ पे r + h क्यों लिखा है, रीजन ये है क्योंकि अब आपका जो सैटेलाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ वाला पार्ट तो काउंट हो रहा है, लेकिन वो कुछ ना कुछ हाइट पर है अर्थ के सरफेस से। इसलिए अब ये जो डिस्टेंस है ये हमको टोटल डिस्टेंस कंसिडर करना है, जो कि है r + h। रीजन ये है क्योंकि सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से काफी ऊपर है। तो अगर मैं सेंटर से काउंट करती हूँ तो सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस है r, मतलब रेडियस, और सरफेस से सैटेलाइट की हाइट तक का डिस्टेंस है h। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, r + h। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका फॉर्मूला है mv²/r, मैंने vc लिया। फिर उसके बाद में है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को मैंने ये सारी चीजें आपको चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन में पढ़ाई थी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका फॉर्मूला होता है Gmm/r + h का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे r + h क्यों लिया वो तो आपको समझ गए। G मतलब ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मतलब ही मास ऑफ अर्थ कैपिटल M, और स्मॉल m मतलब मास ऑफ सैटेलाइट। तो यहाँ पे ये वाले छोटे m से छोटा m कैंसिल हो गया, तो जो भी चीज बची मैंने उसको लिखा। जब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस तरीके से ये जो एक्सप्रेशन है ये है आपके क्रिटिकल वेलोसिटी का। उसके बाद में नेक्स्ट ये है भाई कि जो भी आपका क्रिटिकल वेलोसिटी है, मतलब ही जो भी vc का वैल्यू है, मतलब ही जो भी आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी है, कहना मुझे यहाँ पे ये है कि जो भी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और वो हाइट ऑफ सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड करती है। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कैसे क्या क्रिटिकल वेलोसिटी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और कैसे क्या क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो हाइट के ऊपर में डिपेंड करती है। देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आप लोगों ने जो ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि ये आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी है। ये क्रिटिकल वेलोसिटी जो है ये बेसिकली मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब देखो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी जो है कैपिटल M के ऊपर डिपेंड कर रही है, जो कि मास ऑफ अर्थ है। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी मास ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड कर रही है। बट क्या कहीं भी एक्सप्रेशन में आपको छोटा m दिख रहा है, नहीं। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो मास ऑफ, क्रिटिकल वेलोसिटी जो है बेसिकली वो, एक सेकेंड, क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखते पूरा इरेज हो गया, Gm/r + h। तो जो भी आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी है बेसिकली ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर में। क्रिटिकल वेलोसिटी जो है
याद रखना जो कैपिटल M है वो मास ऑफ अर्थ है, जो स्मॉल m होता है वो मास ऑफ सैटेलाइट होता है। जो भी आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी है vc वो मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। देखो कहीं भी एक्सप्रेशन में आपको छोटा m नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है और मास ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड करती है। क्रिटिकल वेलोसिटी जो है उसके एक्सप्रेशन में हाइट भी आ रहा है, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी हाइट के ऊपर में डिपेंड करती है। ठीक है, अब आप ही बता दो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइट को, मतलब अगर हाइट ज्यादा रहेगी तो क्रिटिकल वेलोसिटी कम रहेगी, अगर हाइट कम रहेगी तो क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। समझ गए ना? चलिए, और अब आपने सैटेलाइट को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ऑफ सैटेलाइट्स ऑर्बिट। दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैम इससे पहले भी तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सैटेलाइट पढ़ा था, तो इससे पहले जो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ सैटेलाइट पढ़ा था वो बेसिकली किस बेसिस पे था? उसके फंक्शंस के बेसिस पर, कि जैसे सैटेलाइट के फंक्शन चेंज होंगे वैसे ही सैटेलाइट का क्लासिफिकेशन भी चेंज होगा, राइट। फिर अभी हम लोगों ने जो सैटेलाइट का क्लासिफिकेशन देखा, नो डाउट ये सैटेलाइट का क्लासिफिकेशन है, बट बेसिकली हियर वी आर क्लासिफाइंग द सैटेलाइट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हाइट, कि कितने हाइट पे इट इज फंक्शनिंग, राइट। अब जो फर्स्ट टाइप का है बेसिकली वो है हाई अर्थ ऑर्बिट, उसके बाद में जो सेकेंड टाइप का है दैट इज मीडियम और ऑर्बिट, और थर्ड है लोअर ऑर्बिट, मतलब लो, मीडियम और हाई, ऐसे 3 टाइप के अर्थ ऑर्बिट है। तो अभी हम सबसे पहले देख रहे हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। तो याद रखना ये जो अर्थ का ऑर्बिट है, जैसे कि इसका नाम ही है हाई, इसका मतलब ये अर्थ के सरफेस से बहुत लंबे हाइट पर है, और हाइट कितना है? ग्रेटर देन 35780, मतलब 35,780 किलोमीटर अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ ये सैटेलाइट आपको मिलता है। सोचो सोचो सोचो, 35,780 किलोमीटर के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर ये सैटेलाइट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हाई अर्थ ऑर्बिट। समझ में आया? क्योंकि इसका हाइट बहुत ज्यादा है अर्थ के सरफेस से, इसलिए नाम भी है हाई अर्थ। कभी कभी तो ये डिस्टेंस भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको ये भी याद रखना है कि जो भी आपके हाई अर्थ ऑर्बिट है उसी का एक और नाम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एमसीक्यू में। देखो पूरी थ्योरी मत पढ़ो, लेकिन कुछ तो पढ़ो भाई, कि जो भी आपका हाई अर्थ ऑर्बिट है इसको आप लोग जियो सिंक्रोनस भी बोलते हो, याद रखना, इसको हम लोग जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब इस सैटेलाइट का यूज देखिए। इस सैटेलाइट को हम लोग यूज करते हैं मेटेरोलॉजी में, मतलब एक ऐसी स्टडी जिसमें हम लोग स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं, टूटते हुए तारे को देखते हैं, राइट। टेलीफोन के सिग्नल्स का जितना भी काम होता है यही सैटेलाइट करता है, टेलीविजन का, रेडियो का, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, अगर सैटेलाइट बहुत लंबे हाइट पे तभी जाके वो पूरे अपने यूनिवर्स को, पूरे अपने अर्थ को कंट्रोल कर पाएगा, तभी तो हम लोग एक पर्सन से दूसरे पर्सन के थ्रू कांटेक्ट कर पाएंगे। रीजन ये है क्योंकि ये सैटेलाइट का ऑर्बिट बहुत ऊपर हाइट पर है, राइट, ये बहुत ज्यादा ऊपर के डिस्टेंस पर है, इसलिए तो ये टेलीफोन को कंट्रोल करने का काम, टेलीविजन को देखने का काम, रेडियो का, ये सब यही काम करता है। डिस्टेंस अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में सेकेंड टाइप का जो सैटेलाइट है हाई के बाद में मीडियम है, जैसे कि इसका नाम है मीडियम, मतलब ये लो और हाई के बीच में आने वाला जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज मीडियम। तो ये जो सैटेलाइट है बेसिकली, इसमें जो भी आपका सैटेलाइट है वो अर्थ से 2000 किलोमीटर से 35,780 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिलेगा। ये डिस्टेंस आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। याद रखना मीडियम अर्थ ऑर्बिट का ही एक और नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखो अगर आप ध्यान से देखते हो तो मैंने इस पीपीटी में हाईलाइट किया है चीजों को, तो ये आपको बहुत ज्यादा पढ़ने में आसानी लगेगी। जितना भी पार्ट है मैंने हाईलाइट किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। हाई अर्थ ऑर्बिट का एक और नाम क्या था? जियो सिंक्रोनस। मीडियम और ऑर्बिट का एक और नाम क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बट इसका प्रॉब्लम देखो क्या है, ये जो सैटेलाइट है ये ऑर्बिट होता है अबाउ द इक्वेटर। इसका मतलब अगर आपको पोलर रीजन की स्टडी करना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखते हो तो अर्थ में 2 टाइप की चीजें होती है, एक होता है आपका इक्वेटर और एक होता है आपका पोल्स। तो जो भी आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, मतलब ही जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, बेसिकली ये जो सैटेलाइट है ये इक्वेटर की तो स्टडी कर पाते हैं
और पोलार की स्टडी नहीं कर पाते, पोल्स की स्टडी नहीं कर पाती है, मतलब ये पोलार रीजन की भी स्टडी नहीं कर पाते। सिर्फ ये जो सैटेलाइट है ये इक्वेटर के ही अबव में रिवॉल्व करते हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर वो इक्वेटर के ही आजू बाजू में रिवॉल्व करते हैं, मतलब वो आपको जो भी इंफॉर्मेशन देंगे, जो भी आप स्टडी करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर की ही रहेगी और पोलर रीजन को आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि अगर आपको पोलर रीजन की स्टडी करने का है तो पोलर रीजन की स्टडी के लिए आप लोग पोलर ऑर्बिट का यूज करेंगे, जिसका नाम एलिप्टिकल मीडियम अर्थ ऑर्बिट भी होता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि अगर आपको इक्वेटर की स्टडी करने का है, ठीक है, तो बेसिकली आप लोग कौन से सैटेलाइट का यूज करते हो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इक्वेटर के अबव में ऑर्बिट करता है और वो आपको इक्वेटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। अगर आपको पोलर रीजन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो बेसिकली वहाँ पे जो ऑर्बिट हम लोग यूज करेंगे दैट इज एलिप्टिकल मीडियम अर्थ ऑर्बिट। समझ गए ना। अब इस सैटेलाइट को रिवॉल्व होने के लिए 2 से 24 घंटे लगते हैं। 2 आवर्स से 2 घंटे से लेके 24 आवर्स तक के इतना समय लगता है। उसके बीच में कितना भी टाइम लग सकता है। ठीक है, और इसके हम लोग ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट भी कहते हैं। उसके बाद में लास्ट में है आपका लो अर्थ ऑर्बिट। जैसे कि सबसे पहले था आपका हायर ऑर्बिट, उसके बाद में हम लोगों ने देखा मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लास्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट। अब जैसे कि इसका नाम ही है लो अर्थ, नाम में ही आ रहा है लो, इसका मतलब इसका हाइट भी कैसा रहेगा, लो, क्योंकि नाम ही है लो। तो ये जो बेसिकली आपके अर्थ ऑर्बिट है, इनका जो हाइट होता है वो होता है 180 से 2000 किलोमीटर के बीच में। तो याद रखना कि जो भी आपके लो अर्थ ऑर्बिट है इनका हाइट होता है 180 से 2000 किलोमीटर के बीच में। समझ में आ गया, इसलिए इनको बोला जाता है लो अर्थ ऑर्बिट। अब ये जो ऑर्बिट होता है ये कम हाइट पर है, तो इनका काम है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करवाना, एटमॉस्फेरिक स्टडीज को करवाना, है ना। तो बेसिकली जो भी हमारे टेम्परेचर वेरिएशंस है, जो भी हमारी एटमॉस्फेयर की स्टडी है, जो भी हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है, वो सब आप लो अर्थ ऑर्बिट की हेल्प से करवाते हो। ठीक है, ये जो सैटेलाइट है इनको कंप्लीट करने के लिए टाइम 90 मिनट लगता है। रीज़न ये है क्योंकि आप ही सोचो इसका नाम ही है लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब ये अर्थ के सरफेस से काफ़ी कम डिस्टेंस पर है, काफ़ी कम हाइट पर है, काफ़ी लो हाइट पर है। देखो ना, 180 से 2000 किलोमीटर मतलब कम है, इसलिए नाम है लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, डिस्टेंस भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी पेपर में MCQ आ सकता है। इसके अलावा ये आपको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए, एटमॉस्फेरिक स्टडीज़ करवाने के लिए किया जाता है। अब ये काफ़ी कम हाइट पर है, इसलिए इसको डिस्टेंस भी काफ़ी कम लगता है। 90 मिनट में ये रिवॉल्व कर लेता है, एक रिवॉल्यूशन इसका हो जाता है। ठीक है, अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड हबल टेलीस्कोप ऑल्सो रिवॉल्व इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये है एक बढ़िया से आपका रिप्रेजेंटेशन, जिसमें मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई वो सारी चीज़ें। ये LEO मतलब लो अर्थ ऑर्बिट। LEO का मतलब क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा। ये जो MEO है ये लो और मीडियम के बीच में आता है, तो इसका नाम क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इसका नाम क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और जो भी आपका HEO है इसका नाम है हाई अर्थ ऑर्बिट। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखो क्या ऑब्जर्व किया, ये जो सेंटर में ना ये आपका अर्थ है, अर्थ से काफ़ी कम डिस्टेंस पर कौन है, लो अर्थ ऑर्बिट, क्योंकि डिस्टेंस कम है। उसके बाद में कौन है, उसके बाद में अर्थ से है आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो ये हुआ आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और अगर मैं बात करती ये हुआ आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट, यस। और जो भी अर्थ से ये वाला है ये हुआ आपका हाई अर्थ ऑर्बिट। तो याद रखना, अर्थ से काफ़ी नज़दीक कौन है, लो अर्थ ऑर्बिट। मीडियम डिस्टेंस पे कौन है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और लंबे डिस्टेंस पर कौन है, हाई अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो चलिए डिस्कस करते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, मतलब ऐसी व्हीकल जिनका आप यूज़ करते हो सैटेलाइट को लॉन्च करवाने के लिए, दे आर कॉल्ड एज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो बेसिकली किसी सैटेलाइट को अगर आपको पर्टिकुलरली वो ऑर्बिट में लेके जाना है,
इधर लो अर्थ ऑर्बिट या मीडियम अर्थ ऑर्बिट या हाई अर्थ ऑर्बिट। तो आपको अगर किसी भी टाइप की स्पेसिफिक ऑर्बिट में उस वाले सैटेलाइट को लेके जाना है तो ऐसे केस में आप लोग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज़ करते हो। तो ये जो सैटेलाइट होता है बेसिकली वो सैटेलाइट को उस पर्टिकुलर जगह पे लेके जाता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन, इट्स हाइट एंड एवरीथिंग, ठीक है। जो भी फंक्शनिंग होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है मोशन का, उसके हिसाब से ही, उसके अकॉर्डिंगली ही सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपका वर्क करता है, ठीक है। अब लॉन्च व्हीकल जो होता है उसमें बेसिकली फ्यूल लगता है। आप सभी को पता है कि जब रॉकेट चलता है तो बेसिकली रॉकेट चलने के लिए हम लोगों को क्या लगता है? हम लोगों को फ्यूल लगता है। फ्यूल के बिना तो रॉकेट काम ही नहीं करेगा। तो आप लोग गैस प्रोड्यूस कंबशन ऑफ द फ्यूल एक्सपांड्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड इट्स एक्सपेंड्स फोर्सफुली थ्रू द नोजल, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब ये फ्यूल जो होता है, जब ये फ्यूल को आप लोग जलाते हो, मतलब कि जब ये फ्यूल का आप लोग कंबशन करवाते हो, जब आप लोग इसका बर्निंग करवाते हो, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है? वहाँ पे बेसिकली गैस जो है वो बहुत सारी गैस रिलीज होती है। आप सभी ने देखा होगा जब रॉकेट लॉन्च होता है श्रीहरिकोटा से, जब न्यूज़ चैनल पे भी आता है तो नीचे से बहुत ज़्यादा स्मोक, बहुत सारा धुआं निकलता है। रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ पे फ्यूल को जलाते हैं। जब हम लोग फ्यूल को जलाते हैं, जब हम लोग फ्यूल का कंबशन करवाते हैं या बर्निंग करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे गैस रिलीज होती है ना। बहुत हाई टेम्परेचर होने की वजह से बहुत ज़्यादा गैस रिलीज होती है। आप लोगों ने तो लगभग आग भी निकलते हुए देखा होगा, है ना। तो जो भी उसका नोज़ल रहता है बेसिकली वहाँ से बहुत सारी गैस रिलीज होती है। देखो ये नोज़ल होता है, ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग नोज़ल बोलते हैं। तो इस नोज़ल से बहुत सारी गैस यहाँ से रिलीज होती है और जब ये गैस रिलीज होती है ना, तो बेसिकली इतना हाई टेम्परेचर होने की वजह से एक थ्रस्ट इस रॉकेट के ऊपर एक्ट करता है और फिर रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। मतलब कहना मुझे यहाँ पे ये है कि अगर आपने फ्यूल नहीं डाला तो आपका जो सैटेलाइट है वो ऊपर ही नहीं जा पाएगा, है ना। क्योंकि फ्यूल बर्न होता है, कंबशन होता है, बहुत सारी गैसेस रिलीज होती है, टेम्परेचर बहुत एक्सेसिव हाई होता है और फिर रॉकेट को ऊपर की तरफ धक्का दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं इस चीज़ को। अभी हम लोग देख रहे हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है बेसिकली इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ सैटेलाइट। कि सैटेलाइट जो है बेसिकली सबसे पहली बात तो आप उसको कौन से ऑर्बिट में भेज रहे हो, लो अर्थ ऑर्बिट में, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में या हाई अर्थ ऑर्बिट में। मतलब कौन से अर्थ के ऑर्बिट में आप सैटेलाइट को लॉन्च करवा रहे हो सबसे पहली चीज़, और सैटेलाइट का वेट क्या है, ये दोनों ही फैक्टर्स डिसाइड करते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को। तो याद रखना कि जो भी स्ट्रक्चर रहता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का वो डिसाइड कौन कौन करता है? दो फैक्टर्स। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी लॉन्च व्हीकल ले लिया और सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का कितना वेट है और टाइप ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट, ठीक है। अब जो भी फ्यूल होता है वो भी कितना डालने का है वो भी डिपेंड करता है टोटल वेट के ऊपर में। मतलब कहना मुझे ये है कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है मतलब एक वो व्हीकल जो सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली, जो सैटेलाइट को लेके जाने वाली है पर्टिकुलरली कोई जगह पर, कोई ऑर्बिट पर, तो वो डिपेंड करेगा सैटेलाइट के वेट पर और इसी के साथ साथ सैटेलाइट के ऑर्बिट पर, है ना। इसी के अलावा कितना फ्यूल सैटेलाइट के अंदर डालना है वो भी डिपेंड करेगा कि सैटेलाइट का वेट कितना है और सैटेलाइट कितने ऑर्बिट तक जाने वाला है। सपोज अगर सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में जाना चाहता है तो हाइट कम है तो आपको फ्यूल भी कम लगेगा। जाहिर सी बात है अगर आपको दूसरे गांव जाना है, सपोज मैं नागपुर में हूँ और मुझे वर्धा जाना है, तो मुझे मेरी गाड़ी की टंकी पूरी फुल करनी पड़ेगी क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है। वही अगर मुझे सपोज नागपुर में किसी मेरे फ्रेंड के घर पे जाना है तो डिस्टेंस कम है तो मुझे पेट्रोल भी कम डालना पड़ेगा। तो अगर मेरे को बहुत दूर जाने का है तो मेरे को बहुत सारा पेट्रोल डालना पड़ेगा, और अगर मेरे को बहुत कम नज़दीक के डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो मुझे पेट्रोल भी कम लगेगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर सैटेलाइट को हाई अर्थ ऑर्बिट में जाना है, बहुत ऊपर वाले हाइट पे जाना है, तो फ्यूल भी ज़्यादा डालना पड़ेगा, और अगर लो अर्थ ऑर्बिट पे जाना है तो हाइट कम है तो फ्यूल भी कम लगेगा। तो फ्यूल कितना डालना है वो भी डिपेंड करता है वेट के ऊपर में और इसी के साथ साथ कौन से ऑर्बिट में हम सैटेलाइट को भेजने वाले हैं, राइट। ठीक है,
अब जो भी आपके लॉन्च व्हीकल है उसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, तो अभी हम लोग वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया सा डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपने बहुत सारे क्या यूज़ किए, इंजन यूज़ किए जिसमें बहुत सारा सॉलिड फ्यूल है। ये है आपका फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, और उसके बाद में सबसे ऊपर है सैटेलाइट। तो जब ये ऊपर वाला पोर्शन आपका सैटेलाइट पर, ये सैटेलाइट बस इतना है, लेकिन नीचे से देखो कितने सारे स्टेप्स आपको लगाने पड़े। सबसे पहला था इंजन, यूजिंग सॉलिड फ्यूल विच प्रोवाइड्स इनिशियल थ्रस्ट, मतलब ये जो इंजन है इसमें आप लोग फ्यूल को जलाते हो। जब आप इसको जलाते हो तो ये पूरा क्या होता है, इसमें आग लगती है, यहाँ से बहुत खतरनाक वाली आग, बहुत खतरनाक वाला धुआं निकलता है जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि आप इस इंजन के अंदर वाले फ्यूल को जलाते हो, राइट। तो जब रॉकेट जलता है तो रॉकेट में बहुत सारी एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है। फिर रॉकेट में क्या होगा, धीरे 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 जो भी है ना, ये इंजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड फ्यूल जो है बेसिकली जब ये पूरा का पूरा सॉलिड फ्यूल जल जाएगा तो रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, तो ये पार्ट डिटैच हो जाएगा। सबसे पहली स्टेप में इंजन वाला पार्ट डिटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब फर्स्ट स्टेज पे जाएगा, तो फर्स्ट स्टेज में भी बहुत सारा फ्यूल भरा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेज जो है, फर्स्ट स्टेज का जो फ्यूल है फिर वो जलने लगेगा। मतलब जब ये वाला पार्ट जल गया और रॉकेट ऊपर जाना चालू हो गया, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की। फर्स्ट स्टेज में भी फ्यूल है, फिर ये वाला फ्यूल जलने लगेगा, ठीक है। ये वाला फ्यूल जल जाएगा तो पता है क्या होगा, ये वाला पार्ट भी डिटैच हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट स्टेज है बेसिकली फिर वो भी डिटैच हो जाएगा, वो भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो भी फ्यूल है सेकंड वाले स्टेज का वो जलने लगेगा। तो अब सेकंड स्टेज का फ्यूल जलने लगेगा, कुछ समय के बाद सेकंड स्टेज भी आपकी डिटैच हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद में थर्ड स्टेज वाला फ्यूल जलने लगेगा, थर्ड स्टेज का भी फ्यूल जलने के बाद, और उसके बाद में फोर्थ स्टेज वाला फ्यूल जलेगा, और लास्ट में ये पूरा पार्ट डिटैच हो जाएगा और सिर्फ सैटेलाइट ही बचेगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इतने सारे स्टेजेस ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक ही स्टेज में सब कुछ कर लिया होता था। तो रीज़न ये है, अगर आपने इतना सारा फ्यूल एक ही स्टेज में डाल दिया, ठीक है, तो रॉकेट का जो वेट है वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं हो पाएगा। अब देखो होता क्या है, अगर फर्स्ट स्टेज का फ्यूल सपोज बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो फर्स्ट स्टेज अगर डिटैच हो गया तो कहीं ना कहीं बेसिकली रॉकेट का थोड़ा वजन हल्का हो जाएगा, थोड़ा वेट कम हो जाएगा, और स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। इसीलिए तो बोला जाता है कि जब रॉकेट जाता है तो इतने सारे स्टेजेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले स्टेज में ये फर्स्ट वाला इंजन बर्न होता है। मैं एक बार पूरा अच्छे से दिखा के समझा देती हूँ आपको। सबसे पहले वाले स्टेज में बेसिकली क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहले वाले स्टेज में आपका जो इंजन है, ये इंजन बर्न हो जाता है, ठीक है, इसमें आग लगती है, थ्रस्ट डेवलप होता है। उसके बाद में फर्स्ट स्टेज का फ्यूल यूज अप होता है, फिर फर्स्ट स्टेप डिटैच होता है, फिर सेकंड स्टेज का फ्यूल यूज होता है, सेकंड स्टेज डिटैच होता है, फिर थर्ड स्टेज का थर्ड स्टेज डिटैच होता है, फिर फोर्थ स्टेज का, और लास्ट में आपका सैटेलाइट ही बचता है, और सैटेलाइट उस ऑर्बिट में जाके लॉन्च कर दिया जाता है। हम लोग अलग अलग स्टेजेस की यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर मैंने सपोज फर्स्ट स्टेज का फ्यूल यूज़ कर लिया तो फर्स्ट स्टेज में रिमूव हो जाएंगी, जिसके वजह से देखो होगा क्या, रॉकेट का वेट कम हो जाएगा और उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। और जब ऐसे करके एक एक पार्ट रिमूव होते जाएंगे तो वेट भी कम कम होते जाएगा और स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब देखो आगे का पार्ट ये है कि बेसिकली जो भी आपका यूएसए है, राइट, यूएसए जो है, यूएसए ने डेवलप किया है स्पेस शटल को। पेपर में यहाँ से भी एमसीक्यू आता है कि स्पेस शटल को किसने डेवलप किया था, तो याद रखना यूएसए ने डेवलप किया था, राइट, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली विच रिटर्न्स टू द अर्थ एक्सेप्ट फॉर द फ्यूल टैंक कैन बी रीयूज्ड इन मल्टीपल लॉन्चेस। अब हम लोग देखते हैं स्पेस मिशन। स्पेस मिशन अवे फ्रॉम द अर्थ। स्पेस मिशन जो है बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे अलग अलग मिशन को, मतलब मून की स्टडी करेंगे, मून पे जाके, मार्स की स्टडी करेंगे, मार्स पे जाके। पता है ना, मून, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सब आपके क्या है, अलग अलग प्लैनेट है। आपको ये देखना है क्या ये प्लैनेट पे लाइफ है, क्या ये प्लैनेट पे वाटर है, क्या ये प्लैनेट पे प्लांट्स है, क्या ये प्लैनेट पे आपको फूड मिल सकता है, क्या रहने के लिए स्पेस है, क्या टेम्परेचर नॉर्मल है।
तो ये सारी चीज़ें आपको कौन बताएगा? आप थोड़ी रहने चल जाएंगे कि चलो भाई मैं मार्च वाले मंथ मार्स सैटेलाइट पे, मार्स प्लैनेट पे चले जाता हूँ, या मून पे जाके 1-2 दिन रह के आता हूँ। ऐसा थोड़ी आप बोल सकते हो। आप ऐसा बोलते हो क्या? बाय मम्मी मैं जा रहा हूँ मार्स पे, बाय मम्मी मैं जा रहा हूँ मून पर, 10-15 दिन वहीं पे रहूँगा, समय बिता के आऊँगा पिकनिक बना के। ऐसा थोड़ी बोलते हो। रीज़न ये है क्योंकि आपको तो यही नहीं पता वहाँ पे कुछ है भी या नहीं है। तो वहाँ जाने से पहले आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो आपको कौन बताता है? स्पेस मिशन। इसीलिए इसका नाम है स्पेस मिशन अवे फ्रॉम द अर्थ। In this mission, spacecraft are sent to the nearby object, that is solar system, to observe them more clearly. तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा नियर बाय ऑब्जेक्ट मतलब ही अदर प्लैनेट्स। नियर बाय ऑब्जेक्ट का मतलब ही क्या है? अदर प्लैनेट्स। और आप उनको ऑब्जर्व करते हो, उनसे कुछ इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हो। ठीक है, तो आपको देखो अब क्या क्या करना है। अगर आपको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, तो आपका जो सैटेलाइट है उसकी जो स्पीड रहेगी, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के एस्केप वेलोसिटी से बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस से बहुत दूर जाना है, अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ से किसी दूसरे प्लैनेट पे जाना है, जैसे कि वीनस पर, मार्स पर, तो बेसिकली उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप करना पड़ेगा। अगर हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का सामना नहीं कर पाएंगे तो वो सैटेलाइट अर्थ से दूर भी नहीं जा पाएगा। तो अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ से काफ़ी दूरी पर भेजना है, काफ़ी डिस्टेंस पर भेजना है, तो आपको उस सैटेलाइट का जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो अर्थ के एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। एस्केप वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी बेसिकली जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर जाने के लिए, एस्केप करने के लिए आपको लगती है। उसके बाद में है स्पेस मिशन अवे फ्रॉम द अर्थ में एक फॉर्मूला दे रखा है। ये होता है एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 2 gm/r। तो यहाँ पे जो g है, इस g का मतलब है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस m का मतलब है मास ऑफ प्लैनेट, और इस r का मतलब है रेडियस ऑफ प्लैनेट, और ये होता है आपका एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू होता है 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत बार MCQ में तो ये भी पूछा जाता है कि जो भी आपकी एस्केप वेलोसिटी है उसका वैल्यू कितना है। तो याद रखना 11.8 किलोमीटर पर सेकेंड है आपकी एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू विद इट्स यूनिट। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं आपके मून मिशन को कि ये मून मिशन क्या होता है। जैसे कि इसका नाम ही है मून मिशन, मतलब जाहिर सी बात ये है भाई कि नाम ही कह रहा है मून मिशन। इसका मतलब ये जो मिशन है इसमें आप लोग मून के ऊपर जाने वाले हो और मून की स्टडी करने वाले हो, राइट। तो मून इज़ द क्लोजेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। तो हम लोग अब जो मिशन बना रहे हैं, जो टूर बना रहे हैं सैटेलाइट को लेके जाने का, दैट इज़ टू द मून। इसलिए नाम भी है मून मिशन, राइट, जैसे नाम वैसे काम। तो बेसिकली ये जो मून मिशन है इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया था USA, सोवियत नेशन, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, इंडिया और जापान, ये सारी कंट्रीज ने ट्राई किया है मून पे जाने का। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्पेसक्राफ्ट इन द लूना सीरीज सेंट बाय सोवियत यूनियन रीच्ड नियर द मून। लूना 2 लॉन्च्ड इन 1959 वाज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट। ये सब नाम किसने किसने लॉन्च किया, कौन से ईयर में लॉन्च किया, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में इसके और आगे के पॉइंट्स, मून मिशन में ही आगे के और कुछ पॉइंट्स है। ऑल दिस मिशन वेयर अनमैन्ड। ठीक है, अनमैन्ड, राइट। अमेरिका ऑल्सो एग्जीक्यूटेड द मिशन। देखो अमेरिका ने मिशन, मून मिशन को कहाँ से कब तक एग्जीक्यूट किया, 1962 से 1972। MCQ में ये भी आ सकता है। द स्पेशलिटी ऑफ दिस मिशन वॉज दैट देयर वेर सम मैन्ड मिशन, राइट। उसके बाद में जुलाई 1969 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के साइंटिस्ट ने, जो कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग थे जो मून पे गए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। पेपर में आपको ये भी आ सकता है कि कौन से वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो मून पे गए थे 1969 में जुलाई में, तो उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद में 2008 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था चंद्रयान 1 को। ठीक है, और वो भी मून तक गया था। समझ में आ गया। और ये चीज़ें बाकी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी मेड, कि बेसिकली कौन सी डिस्कवरी, ये आपको बताना था कि मून के ऊपर में वाटर है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों को
जब आपने सैटेलाइट को मून पर भेजा, क्योंकि नाम ही है मून मिशन, मतलब आपने जब सैटेलाइट को मून पर भेजा तो आपको वहाँ पे ये पता चला कि मून के सरफेस पर वाटर है, मून के अंदर में पानी है। इसका मतलब मून पे लाइफ को बिताया जा सकता है, लाइफ सरवाइव कर सकते हैं। रीज़न ये है क्योंकि वाटर के बिना तो आप नहीं रह सकते हो, लेकिन मून पे भी वाटर है, ये आपको पता चला। और ये किसने बताया? ये इंडिया ने बताया। तो याद रखना कि जो इंडिया जो है, जिसके हम सब इंडियंस हैं, तो बेसिकली जो इंडिया है उसने बताया कि मून के भी सरफेस पे पानी है, मून पे भी वाटर है, तो वहाँ पे लाइफ को स्पेंड किया जा सकता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 2008 में इसकी स्टडी की थी, और नील आर्मस्ट्रांग जो थे बेसिकली वो गए थे 1969 में, और अमेरिका ने किया था 1962 से 1972 पर। उसके बाद में अब हम लोग देख रहे हैं मार्स मिशन। जैसे कि इसका नाम ही है मार्स मिशन, इसका मतलब अब आप लोग सैटेलाइट को कहाँ भेजने वाले हो? मार्स पर, क्योंकि नाम ही है मार्स मिशन। मार्स भी एक प्लैनेट ही है, तो क्लोजेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नियरेस्ट टू अर्थ कौन सा रहेगा? मार्स रहेगा। क्यों? क्योंकि आप मार्स का मिशन करवा रहे हो, मार्स वाले प्लैनेट की स्टडी करवा रहे हो। द स्पेसक्राफ्ट मंगलयान मेड बाय इसरो using minimum expense was launched in November 2013 and was placed to orbit around the Mars। मतलब इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने मंगलयान को लॉन्च किया, और कब किया? नवंबर 2013 में। ये मंगलयान को मार्स के पास में, मार्स जो प्लैनेट है आपका, वहाँ पे भेजा गया, ठीक है। और मार्स की फिर अब आप लोग स्टडी कर सकते हो। इट इज़ ऑब्टेन्ड अबाउट द सरफेस ऑफ मार्स एंड एटमॉस्फेयर, मतलब इस सैटेलाइट की हेल्प से बेसिकली मार्स का सरफेस कैसा है, मार्स प्लैनेट जो है अंदर का सरफेस कैसा है, मार्स पर वाटर है या नहीं है, मार्स का एटमॉस्फेयर ठंडा है या गर्म है, कैसा एटमॉस्फेयर है, ये सारी चीज़ें आपको मंगलयान नाम के सैटेलाइट ने बताया। और मंगलयान नाम के सैटेलाइट जो है, मतलब जो स्पेसक्राफ्ट है, जो सैटेलाइट है, उसको लॉन्च किसने किया? इसरो ने किया। और ये किस लिए किया? मार्स की स्टडी करने के लिए, राइट। अब हम लोग देख रहे हैं मिशन टू अदर प्लैनेट। जैसे कि मून का देखा, मार्स का देखा, अब हम लोग देख रहे हैं बाकी सारे प्लैनेट्स का मिशन। तो मिशन जो है बेसिकली आप उससे बाकी सारे प्लैनेट्स की भी स्टडी करवा सकते हो, है ना। बाकी सारे और प्लैनेट्स को भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए अभी उसके लिए प्लानिंग चल रही है। अभी उसके लिए फिलहाल कोई सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट डिस्कवर नहीं किया गया, इट इज़ इन प्रोग्रेस, राइट। उसके बाद में आपको जो यहाँ पे याद रखना है वो देखो क्या है। स्पेस और साइंस को बेसिकली किसने बताया? डॉक्टर RJV नार्लिकर, और स्टोरी ऑफ इसरो को डॉक्टर VR गोवारिकर। ये सब आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का पार्ट। तो आपको जो यहाँ पे याद रखना है कि लॉन्च व्हीकल को डिस्कवर करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट लॉन्चर्स हैं हमारे पास, PSLV और GSLV। जैसे कि आप लोगों ने टेबल में देखा था कि मैंने आपको बताया था वेदर सैटेलाइट। तो वेदर सैटेलाइट के नाम कुछ अलग थे, लेकिन उनको लॉन्च करने वाला अलग था। मतलब वो लॉन्च करने वाला मतलब कि कौन सा लॉन्च व्हीकल आपने यूज़ किया, कौन से प्लेस ने, कौन से सब्सटेंस की हेल्प से आपने लॉन्च करवाया सैटेलाइट को, दैट इज कॉल्ड हैज लॉन्चर्स। तो PSLV और GSLV सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्चर्स हैं, जिनकी हेल्प से, ये लॉन्चर व्हीकल्स की हेल्प से, लॉन्च व्हीकल की हेल्प से आप सैटेलाइट को लॉन्च करवाते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे, सबको ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो इनसाट एंड जीसाट, ठीक है, याद रखना इनसाट और जीसाट, ये आपके जो दो सैटेलाइट है, पहला है इनसाट और सेकंड है जीसाट सैटेलाइट। बेसिकली ये आपको टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग और मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज के बारे में बताते हैं। ये सब आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इनसाट और जीसाट ये वो सैटेलाइट है जो आपको टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग और मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज के बारे में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद में एडूसाट, जैसे कि इसका नाम ही है एडूसाट, मतलब एडू मतलब ही एजुकेशन। तो ऐसा सैटेलाइट जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एजुकेशनल फील्ड में, उसको बोला जाता है एजुकेशनल सैटेलाइट और एडूसाट, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका IRS है, IRS सैटेलाइट को आप लोग यूज़ करते हो मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। कौन सी कैलामिटीज आ रही है, भूकंप कहाँ पे आने वाला है ना, ये सारी चीज़ें आपको IRS बताएगा, ठीक है।
तो इतनी, और इसी के साथ साथ IRNS ये जो सैटेलाइट है ये आपको बताएगा पोजीशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से बहुत बार MCQ टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या क्या याद रखना है, INSAT और GSAT सैटेलाइट को आप लोग किस लिए यूज़ करते हो, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड मेटेरोलॉजिकल सर्विसेज में, ठीक है। EDUSAT को एजुकेशनल में, IRS को नेचुरल रिसोर्सेज में, IRNSS को लोकेशन को नेविगेट करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से बहुत बार पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको यहाँ पे देखो क्या क्या याद रखना है। यहाँ पे सैटेलाइट के लॉन्चर्स के नाम दे रखे, सैटेलाइट लॉन्च सेंटर्स और स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो सैटेलाइट लॉन्च सेंटर्स जो है आपको याद रखना है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थिरुवनंतपुरम, है ना। तो ये जो है बेसिकली आई थिंक तमिलनाडु में थिरुवनंतपुरम। तो ये जो है इसका लॉन्च सेंटर कौन है, थुम्बा। ये आपको MCQ में बहुत बार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा, इसका लॉन्च करने वाला कौन है, श्रीहरिकोटा। और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, चंदीपुर, उड़ीसा। ये MCQ में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में स्पेस डेब्रिक्स एंड इट्स मैनेजमेंट। तो देखो स्पेस डेब्रिक बेसिकली होता क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्पेस डेब्रिक का मतलब ये है कि जब, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी आपकी स्पेस है, स्पेस में बहुत सारे गोटे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। गोटों के अलावा अगर आप ध्यान से देखते हो तो जो रॉकेट है, जब रॉकेट के एक एक पार्ट निकलते जाते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ, सेकेंड पार्ट रिलीज हुआ, थर्ड पार्ट रिलीज हुआ, फोर्थ स्टेज रिलीज हुआ, तो ये जो सारे के सारे पार्ट है, ये सारे के सारे पार्ट तो एटमॉस्फेयर में ही रह जाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि स्पेस में, है ना, मतलब ही अंतरिक्ष में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे आपको गोटे के फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ जो भी आपका ये है रॉकेट के जितने भी अलग अलग पार्ट रिलीज होते हैं वो भी स्पेस में रहते हैं। अब होता क्या है, इसको बोला जाता है डेब्रिस। तो याद रखना कि जो भी स्पेस में कचरा है, जो भी स्पेस में छोटे छोटे गोटे हैं, जो भी स्पेस में रॉकेट के टूटे हुए पार्ट है, वो सारी चीज़ों को आप स्पेस डेब्रिक्स कहते हो। अब देखो होता क्या है, जब आसमान में पंछी उड़ता है, ठीक है, तो आसमान में पंछी तो उड़ रहा है और आसमान में एरोप्लेन भी है। अगर किसी दिन पंछी जो है बेसिकली वो एरोप्लेन के कांटेक्ट में आ गया, या किसी दिन पंछी जो है बेसिकली वो हेलीकॉप्टर से टकरा गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, हेलीकॉप्टर भी नीचे गिर जाएगा और पंछी भी मर जाएगा, है ना। या किसी दिन एक हेलीकॉप्टर किसी एरोप्लेन से टकराया, समझ लो, तो बेसिकली दोनों ही नीचे आके गिर जाएंगे। तो होता क्या है कि जब हम सैटेलाइट को स्पेस में भेजते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि जो हमारा सैटेलाइट है बेसिकली ये सारे गोटों के साथ में कभी अगर वो कोलाइड हो गया, टकरा गया, कोलाइड हो गया मतलब टकरा गया, कोलाइड करना मतलब टकराना, अगर ये गोटों के साथ, ये डेब्रिस के साथ अगर वो टकरा जाता है, या रॉकेट के जो भी टूटे मोटे पार्ट है उनके साथ कभी वो अगर किसी दिन टकराया, तो वो जो सैटेलाइट है वो वहीं पे बर्स्ट हो जाएगा, उसका प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं करेगा। वो जिस फंक्शन के लिए हमने उसको इतना पैसा लगा के ऊपर भेजा वो प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं करेगा, है कि नहीं। तो बेसिकली तो आपको अगर आप ध्यान से देखते हो तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा पीसेस कचरे के, गोटे के हमारे स्पेस में पड़े हुए हैं। तो सोचो अगर आपने सैटेलाइट भेजा तो डर ये भी है कि सैटेलाइट अगर वो स्पेस में वो डेब्रिस के साथ अगर कोलाइड होता है, टकराता है, तो सैटेलाइट ख़राब हो जाएगा और सैटेलाइट जो फंक्शन था उसका वो फंक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे उसमें पार्ट्स होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये कचरों को मैनेज करना पड़ेगा। अब दिमाग में आता है कि डेब्रिस को मैनेज करने के लिए क्या तरीका है। तो अब भाई प्रॉब्लम ये है कि अभी ये सारे तरीके सोचे जा रहे हैं, अभी तक हमारे पास एट प्रेजेंट कोई मेथड नहीं है जिसकी हेल्प से हम बता सकें, राइट। चलिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I am expecting from everyone कि please at least share to all your friends because these are the one shot videos. This one shot video series is really going to help you a lot because as I have promised you in the starting class, so as per the promise I have completed all the 10 chapters that are required for the that are covering in the science 1 portion, right. This chapter only 10 chapters are there in the examination. Reduced part I haven't covered because reduced part is not going to cover come in the exam, right. So only the important part, all the important part related to numericals, every concept I discussed in the one shot video, right.
I hope one shot video will like the most. Please share among your friends because as your exams are very closer, right? सो एग्ज़ाम्स अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो बेसिकली वन शॉट वीडियो ही देखना, इट्स द ओनली सोल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू. अगर आप पूरे चैप्टर्स को अभी पढ़ने जाते हो सो यू आर गोइंग टू कंप्लीट नथिंग बिकॉज यू हैव सो मेनी सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स है ना, सिविक्स, मैनी मोर सब्जेक्ट्स यू हैव. सो इट्स बेटर यू गो फॉर वन शॉट वीडियो, राइट. चलिए स्टॉप करते हैं यहाँ पे. पूरे 10th स्टैंडर्ड के वन शॉट वीडियो होते हैं कंप्लीट. थैंक यू.